नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। फिर से समाचार जरा हटके। पहला समाचार लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 से शुरू किया गया। 10 साल पूरे हो गए, उसकी अवधि भी बढ़ाई गई, लेकिन आखिर में जो अभी मार्च में जो स्थिति ध्यान में आई है उसका हम अवलोकन करेंगे। 10 साल हो गए। गुणवत्ता सभर जीवन के लिए 100 शहरों की भारत में पसंदगी की गई। अलग अलग राज्यों की, अलग अलग राज्यों से कुल मिलाकर 100 शहरों को पसंद किया गया कि जहाँ पर गुणवत्ता सभर जीवन नागरिक जी सके। लेकिन जो ध्यान में अभी आ रहा है मार्च 2025 में, तो पूर्ण किया गया ऐसे शहर है सिर्फ 18 शहर ने ही अपना प्रकल्प पूरा किया। यानी कि करीब 7% शहरों ने ये काम पूरा किया कि भाई ये स्मार्ट सिटी मिशन का प्रोजेक्ट पूरा कर पाए। अब उनमें से आगरा है, वाराणसी है, मदुराई है, कोयम्बतूर है, उदयपुर है, पूना, सूरत, बड़ौदा, ऐसे कुछ शहरों के नाम मैंने दिए। लेकिन कुल मिलाकर यह 18 शहर है जिन शहरों में प्रकल्प को पूरा किया। अगर उसमें भी अगर हम देखें तो 5 शहर तमिलनाडु वो 18 में से आ गए कि जिन्होंने अपना प्रकल्प पूरा किया, और 4 शहर यूपी के हैं जिसमें से मैंने आपको आगरा, वाराणसी तो बताया ही। तो ऐसे कुल मिलाकर यूपी के 4 शहर इसमें आए 18 में से। गुजरात के तो मैंने आपको बताया कि 2 शहर उन्होंने पसंद किए कि भाई इन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। कुल मिलाकर 48,000 करोड़ रुपीस का आवंटन सरकार ने अपने बजट में किया था 10 साल पूर्व। लेकिन उसमें से सिर्फ 4 मार्च 2025 तक 45,272 करोड़ रुपीस आर बीइंग स्पेंट। तो कई राज्य ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर यह आवंटन किया गया, दिए गए पैसे, लेकिन उसके बावजूद वो खर्च नहीं कर पाए, ऐसी भी स्थिति अपने सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आजकल बोलबाला है। अब वो शायद कार भी हो सकती है, वो 3 व्हीलर भी हो सकती है, वो 4 व्हीलर भी हो सकती है। यानी हर प्रकार का जो वाहन है वो इलेक्ट्रिक भी हो रहा है, ऐसी स्थिति हमारे ध्यान में आए। अब देखिए कि ये 3 व्हीलर वाले जो है वो रिक्शा भी आती है और टेम्पो भी आता है माल वाहन करने के लिए। इस माल वाहन के भी इलेक्ट्रिक के 3 व्हीलर टेम्पो आ चुके हैं। जैसे गुजरात में एक अतुल वाला है, मुंबई से महेंद्र वाला भी है। तो ऐसे अलग अलग कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शुरू किया और बेचना शुरू किया। अब हम आज जो देख रहे हैं ना, वो सिर्फ 2 व्हीलर इलेक्ट्रिकल की बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं शायद कि इसमें ओला सबसे आगे है। कब से? यानी ओला का बिक्री सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आजकल उसको कॉम्पीट करने के लिए एक टीवीएस वाले भी आए जिसका iQube आया। ओला का तो ओला के नाम से आया है। ये बजाज ने भी शुरू किया जिसका नाम है चेतक, और आथर का तो आथर का ही है। इस प्रकार के हम आज 4 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स का हम बात कर रहे हैं। इसमें से साल फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी ऐसा कहे कि 23-24, उसमें जो कुल मार्केट शेयर है वो ओला का 35% था, लेकिन वो घटकर
2025 में यानी 24-25 में सिर्फ 31% रह गया। यानी ओला घटा, ओला की डिमांड घटी या खरीदने वाले लोग कम हुए, ऐसा हम कहें। चलिए आईक्यूब का देखते हैं, टीवीएस का बहुत प्रख्यात है, उसका टू व्हीलर पेट्रोल का जुपिटर भी आता है, तो ऐसे वैसे वो फेमस है। 2024 यानी 23-24 में 20% इतना उनका मार्केट शेयर रहा, लेकिन 2025 में वो बढ़कर 21% रहा। यानी 2 नंबर पर, ओला के बाद दूसरे नंबर पर आता है टीवीएस। लेकिन इस बार स्पेसिफिक बजाज की मैं बात कर रहा हूँ। बजाज का जो है उसने बहुत फास्ट आगे बढ़ा है। बजाज का चेतक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वो 11.7% ही मार्केट शेयर था 2023-24 में, लेकिन वही 2024-25 में बढ़कर 20.5%। यानी देखिए आप एक बार कि टीवीएस 21% है और बजाज का चेतक 20.5% है। यानी वो बहुत नज़दीक ये टीवीएस के साथ आया है। देखिए टीवीएस बहुत पहले टू व्हीलर आया, बजाज बाद में आया, फिर भी उसने स्पीड पकड़कर आगे निकल गए हैं। उन्होंने 2024 यानी 23-24 के साल में 1,07,000 यूनिट्स यानी चेतक बेचे, जो दुगने हो गए 2024-25 में। तो 2,24,000 यूनिट्स यानी इतनी गाड़ियाँ उन्होंने बजाज की बेची। अथर तो वैसे बहुत नीचे है, उसका मार्केट शेयर 11.9% था 2023-24 में, जो घटकर थोड़ा सा 11.8% ऐसा रहा। लेकिन बजाज के बारे में हम कहेंगे कि इन्होंने बहुत आगे उछाल और बहुत अच्छी स्पीड में वो आगे जा रहे हैं। आगे बढ़ते, एक मार्केट शेयर, स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। शेयर्स का बेचना यानी वो नॉर्मली आईपीओ से होता है। तो जब प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पब्लिश होता है, उसके बाद में उसका अर्जी आना शुरू होता है, और उसके बाद में वो भी अलग अलग प्रकार है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है या कंपनियां भी है या एलआईसी जैसे लोग हैं या एचडीएफसी जैसे लोग हैं, वो लोग भी ये शेयर्स को कंपनियों के खरीदते हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई यस, एलआईसी इज़ अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कंपनी, यानी प्लेसमेंट उनको हो सकता है। तो इस बार ऐसा हुआ कि ये भारतीय कंपनियां, इसमें से करीब करीब 85 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने जो ये अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करके शेयर्स बेचे, उनको जो पैसे मिले हैं वो पैसे शायद आपको आश्चर्य लगेगा, 1.33 लाख करोड़ यानी 1.33 ट्रिलियन रुपीस उन्होंने इकट्ठे किए इस वजह से। तो 87% ये ज़्यादा आया। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ 64 कंपनियों ने ये किया था गत साल, और उनके पास जो पैसा आया था वो 71,000 करोड़ रुपीस आया था। यानी जो 87% बढ़ा, उसके बारे में मैंने आपसे बात की। आगे बढ़ते, आजकल बहुत चर्चा में जो विषय है वो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूएस। आपने शायद सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प जब से द्वितीय टर्म में आए हैं तब से तहलका मचा रहे हैं। तो उन्होंने भारत को भी छोड़ा नहीं है कि भाई आप लोग अगर हमारे सामान पर, इंपोर्ट पर टैरिफ ज़्यादा लेते हो, तो आपका सामान जब हमारे यहाँ आएगा तो हम भी आपके ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगाएंगे। वो तो उन्होंने पहले ही कहा था, 100% वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें की। उसमें चाइना, कनाडा ऐसे लोगों के ऊपर भी उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। भारत का भी ये बायलैटरल ट्रेड
एग्रीमेंट, उसकी चर्चा गत शनिवार यानी 29 मार्च 2025 को फर्स्ट राउंड इनिशियल एकदम प्राइमरी उसमें शुरू हुआ था और ख़त्म हो गया 29 तारीख को। तो उसमें जो चर्चा हुई थी वो सिर्फ ऑटो पार्ट्स, जो हमारे यहाँ ऑटो पार्ट्स बनते हैं जो विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो वहाँ जाकर कार या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर जो बनती है उसमें ये ऑटो पार्ट्स लगते हैं। तो यूएस को भी हम भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन हम जब एक्सपोर्ट करते थे तो वहाँ का जो टेरिफ है वो टेरिफ 3 से 4% का टेरिफ था, यानी बहुत कम टेरिफ था। ना यूएस गवर्नमेंट हमें ज़्यादा दुख नहीं देती थी, हमारे ऊपर टेरिफ बहुत कम था। लेकिन उसके सामने अगर वही ऑटोमोबाइल पार्ट्स कंपोनेंट्स वो अगर भारत में आए, भारत में अगर इंपोर्ट किए, तो उसके ऊपर जो हम टेरिफ लगाते थे वो टेरिफ लगता था 7.5 से लेकर 15% तक हम लगाते थे। तो स्वाभाविक है ये अन्याय है और ठीक नहीं है। इसलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा भी आया होगा कि भाई आप तो हमारी हालत ख़राब करते हो, तो हम अभी आपकी भी हालत ख़राब करेंगे। वैसे कुल मिलकर भारत जो एक्सपोर्ट करता है ऑटो पार्ट्स कंपोनेंट्स, तो वो 11.1 बिलियन डॉलर्स इतना हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें से यूएस में सिर्फ 28% ही जाता है। यानी अगर वो हम देखें तो सिर्फ 3.67 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यूएस को होता था। ऐसा कुल मिलाकर हमारा अन्यायपूर्ण व्यवहार भारत का, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को लगा, कारण मालूम नहीं। लेकिन अभी तो भारत सरकार जब एग्रीमेंट कर रही है, चर्चा कर रही है, तो अब भारत ये कर रहा है यूएस से जो मोटर के ऑटो पार्ट के कंपोनेंट्स आएंगे उस पर हम 0 से 1% तक टेरिफ लगाएंगे, ऐसा चल रहा है। कार के बारे में बहुत सारी चर्चा चल रही है और उस चर्चा में ये भी आ रहा है कि हम लोग तैयार कार जब अमेरिका से भारत आती है तो 100% का टेरिफ भी लगाते हैं, ऐसा भी है। अब देखते हैं आगे जाकर क्या होगा। ये तो शुरुआत हुई है। 2 अप्रैल यानी कल से ये कुछ धमाका, कुछ बॉम्ब फटेगा, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। लेकिन और एक बात देखने की जैसी है कि हम जो भारत यूएस को एक्सपोर्ट करता है वो 22-23 का अगर एक्सपोर्ट हम देखें और 23-24 का हम एक्सपोर्ट देखें तो ये 78 बिलियन डॉलर जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, जो घटकर 24-25 में सिर्फ 76 बिलियन डॉलर हुआ। यानी हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ नहीं है। पूरे विश्व में जितने भी देशों को हम एक्सपोर्ट और वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं तो हमेशा उसमें ट्रेड डेफिसिट होता है। यानी क्या, हम जो बेचते हैं वो कम है और हम खरीदते हैं वो ज़्यादा है। यह स्थिति अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिका को हम बेचते ज़्यादा है और ख़रीदते कम है, इसलिए ट्रेड सरप्लस हमारा अमेरिका के साथ रहता है। ऐसी स्थिति है। देखते आगे जाकर क्या होता। आगे बढ़ते। पड़ोसी देशों की सहायता देना भारत का स्वभाव है। और अभी आपने शायद सुना भी होगा 7.9 का वो रिचर स्केल पर भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। तो थाईलैंड और म्यांमार, ये दोनों देशों को बहुत नुकसान हुआ। 2000 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हुई है और कई हजार लोग घायल भी हुए हैं। तो तुरंत ही भारत ने सहायता भेजने के लिए शुरू किया और वैसे सहायता देने में भारत हमेशा अग्रेसर रहा है। और पड़ोसी देशों के लिए तो वैसे सबसे ज़्यादा सहायता, ऐसा कहे हम, कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम सहायता करते हैं। अगर उस सहायता का अगर हम कुछ फिगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 22 73,000 करोड़ का हमने सहायता दिया है पड़ोसियों को। 23-22-23 तो हो गया, 23-24 का हम देखें तो 79,000 करोड़ ऑफ रुपीज़
इतना हमने भेजा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 का देखते हैं तो 103,000 करोड़ रुपया की सहायता हमने हमारे अगल बगल के देशों को दी है, जिसमें अगर देशों के नाम अगर कहूँ तो बांग्लादेश को 52 करोड़ रुपया, नेपाल को 370 करोड़, भूटान को 1000 करोड़ दिया है। यानी ऐसे म्यांमार है, मॉरिशियस है, इसमें कभी सहायता देने के लिए एक तरीका है कि उनको लोन देना, यानी कंसेशनल फाइनेंशियल स्कीम द्वारा लोन देना, कम ब्याज का लोन देना, इस प्रकार का भी भारत सहायता करता है। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।